हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री का सेकंड पेपर हम देख रहे थे जो था आधुनिक विश्व का इतिहास। ठीक है, तो आधुनिक विश्व के इतिहास में हमने वैसे तो बहुत सारे वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, लेकिन हमें अब जो लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट छोटे बड़े प्रश्न जो अति लघुतरात्मक है वो चैनल पर आपको पहले से अवेलेबल है, मिल जाएंगे। और मास्टर वीडियो भी इस चीज़ का बनाया हुआ है, इस विषय का बनाया हुआ है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर मास्टर वीडियो चेक कर लेना, उसके बाद में आपको पूरा सिलेबस एक बार समझ में आ जाएगा और कम से कम आपको जो है एक थीम बन जाएगी आपके दिमाग में इस पेपर से रिलेटेड। ठीक है, मतलब क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित। तो 5 प्रश्न हमने पिछले वीडियो में कर दिए थे लघुतरात्मक प्रश्नों की सीरीज में। तो आज हम इससे आगे वाले कुछ 5 प्रश्न करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो वही करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बालकन युद्धों वाला तो कर लिया था, प्रश्न नंबर 5। अब हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है तो। ठीक है, तो देखिए, सॉरी ये बैक हो गया है। और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाना, जो चैनल का नाम है वही यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल सेम ही है, तो वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देख लेना, जैसे ही एग्जाम नज़दीक होगा तो वो आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न वाली सीरीज़ भी मिल जाएगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 6 जो आज का हम शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि धर्म सुधार आंदोलन पर एक आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिख लिया। धर्म सुधार आंदोलन, तो धर्म सुधार आंदोलन भारत में भी होता है और विश्व में सबसे पहले होता है। तो विश्व के इतिहास में ये बड़ा योगदान देते हैं धर्म सुधार आंदोलन। तो इसका प्रश्न अथवा में ऐसा पूछा जा सकता है कि यूरोप में हुए धर्म सुधार आंदोलन की परिभाषा दीजिए और इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। भाई जो धर्म सुधार आंदोलन है वो क्या था और इसके कारण मतलब उद्देश्य क्या थे। तो यहाँ पे ये आपके लिए मैंने चित्र लगाया है। ये चित्र है जो वहाँ के पॉप वगैरह होते हैं, चर्च वगैरह होते हैं। यूरोप की बात हो रही है क्योंकि यूरोप में ही हुआ था। तो यूरोप के अंदर एक ये पर्ची चली, यहाँ पे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं जो चर्च होता है, ये चर्च की बिल्डिंग है और यहाँ पे एक पेपर लगाया हुआ है नोटिस बोर्ड पर। ठीक है, तो ये क्या अभी मैं आपको आगे समझाता हूँ और ये लोग क्या देख रहे हैं अभी बताता हूँ मैं आपको। तो धर्म सुधार आंदोलन की बात हो रही है। देखिए, धर्म सुधार आंदोलन जो पोप की धार्मिक प्रभुता, पोप जो चर्च के अंदर रहते हैं, पुजारी टाइप के जो लोग होते हैं वो पोप कहलाते हैं चर्चों के अंदर। ठीक है, तो पोप की धार्मिक प्रभुता, चर्च की बुराइयों तक धर्माधिकारियों के पाखंडों और आडंबरों को समाप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया वही यूरोप के इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मतलब जैसे पहले क्या कि जो ईसाई धर्म के अंदर की बात हो रही है, तो ईसाई धर्म के अंदर बहुत सारे जो धार्मिक पाखंडवाद आ गया था, अंधविश्वास आ गए थे और जो वहाँ के पोप थे वो अपने आप को सर्वस्व मानने लगे थे, उन्हीं का अधिकार हो गया था। ठीक है, तो इन सब को आडंबरों को खत्म करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया इनके विपरीत कि भाई हमें पोप की प्रभुसत्ता को खत्म करना है, हमें ईश्वर को मानना है, पोप को नहीं मानना, पोप सब कुछ नहीं होता है। तो उनको जो चैलेंज करने के लिए आंदोलन चलाया गया उसको धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वही यूरोप के इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ये हमने पढ़ लिया। 16वीं शताब्दी में पोप के धार्मिक प्रभुत्व को नष्ट करने, चर्च की बुराइयों का अंत करने और धार्मिक पाखंडों को नष्ट करने के लिए जो आंदोलन शुरू किया गया उसे धर्म सुधार आंदोलन की संज्ञा दी गई। यानी कि चीज़ सेम ही है कि भाई जो धार्मिक अंधविश्वास थे पोप के अंदर, चर्च के अंदर, तो उनको खत्म करने और जो धार्मिक प्रभुत्व की भावना को नष्ट करने के लिए भाई जो धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाले थे, तो उन सबको क्या है कि नष्ट करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसको धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। तो वार्नर और मार्टिन लूथर का कथन है कि धर्म सुधार आंदोलन पोप का सांसारिक तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था। ये मार्टिन लूथर का कथन है। मार्टिन लूथर बड़े इंपॉर्टेंट है धर्म सुधार आंदोलन के विषय में। ठीक है, इसका भी प्रश्न पूछा जाता है मार्टिन लूथर का। और इसकी एक बहुत ही खास चीज़ है वो है 95 थीसिस, 95 थीसिस नाम से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 95 थीसिस क्या, इतना ही देगा कि 95 थीसिस आपको इस पर टिप्पणी लिखनी है। तो देखिए, अब जो मैंने आपको बताया ये नोटिस बोर्ड आपने देख रहे हैं ये चित्र में, ये 95 थीसिस है, 95 थीसिस। यानी कि इसके अंदर ये मार्टिन लूथर जो आदमी था उसने क्या किया कि जो चर्च था, चर्च के बिल्डिंग पर नोटिस बोर्ड पर उसने 95 थीसिस करके नियम लिख दिए। थीसिस का मतलब नियम होता है। तो 95 प्रकार के नियम जो है चिपका दिए कि भाई चर्च ऐसा है, चर्च के सामने हमें नहीं झुकना है, चर्च जो कहता है वो नहीं माना, इस प्रकार के मतलब चर्च के खिलाफ जो पोप है उसके खिलाफ नियम बना के 95 प्रकार के वो इस नोटिस बोर्ड पर चिपका दिए। तो उसको 95 थीसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 95 थीसिस। वेरी इंपॉर्टेंट है मार्टिन लूथर का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है विश्व इतिहास में। और धर्म सुधार आंदोलन तो 95 थीसिस के बेस पर ही शुरू हुआ था। सबसे पहले इसी के आधार पर यह धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ था, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, एशिया में साम्राज्यवाद के प्रभाव, प्रसार के प्रभाव को। साम्राज्यवाद का मतलब जो दूसरे देश बाकी देशों पर कब्जा कर रहे थे, कॉलोनियल जो इम्पेरियल उस प्रकार के जो वाद होते हैं साम्राज्यवाद उसको कहते हैं। तो साम्राज्यवाद के प्रभाव को आपको एशिया में क्या प्रभाव पड़ा वो बताना है। साम्राज्यवाद वैसे तो ब्रिटेन वालों ने, जो अंग्रेज वगैरह थे, यूरोपीय देश वाले थे, वो एशिया पर कब्जा कर रहे थे। तो लगभग अधिकांश एशिया पर यूरोपीय देशों का ही कंट्रोल था। जैसे इंग्लैंड का था भाई, इंग्लैंड का था, फ्रांस का था और डच का था। इस प्रकार के लोगों का जो
जो कब्जा था एशिया के ऊपर, तो इनका प्रभाव क्या पड़ा, तो वो हम प्रभाव देखते हैं, इनके इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये लोग हैं जो एशिया को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी देश अपने यूरोपीय लोग वाले। ठीक है, तो पहला प्रभाव तो यही था कि साम्राज्यवादी देशों ने अनेक उपनिवेशों का आर्थिक शोषण किया। उपनिवेश का मतलब जो गुलाम रहता है, जिसको गुलाम बनाते हैं उसको उपनिवेश कहते हैं। तो उसका आर्थिक शोषण किया उन्होंने। औपनिवेशिक राज्यों के गृह उद्योगों धंधों को नष्ट कर दिया, जिसके फलस्वरूप इन राज्यों में बेकारी, गरीबी और भूखमरी का प्रसार हुआ। भाई दूसरे देश शोषण करने के लिए ही तो जाते थे, मतलब शुरू में तो बिजनेस करने के लिए आए थे, जैसे अंग्रेज आए थे, डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, तो वो शुरू में बिजनेस करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने शोषण करना चालू कर दिया। यहाँ का माल है वो वगैरह अपने देशों में यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट करने लगे, तो बाकी यहाँ पे तो कुछ मिलता नहीं था, तो बेकारी, गरीबी और भूखमरी का यहाँ पे प्रसार हुआ। ठीक, दूसरा इसका प्रभाव ये था कि उपनिवेशों में ईसाई धर्म और संस्कृति का प्रसार हुआ। भाई जो है हम कहते हैं जो ईस्टर्न जो कल्चर है, ईस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर जो है वो यहाँ पे प्रसार हुआ उसका। उपनिवेशों में पाश्चात्य साहित्य, पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर, उनकी कला, शिक्षा आदि का जो है प्रभाव स्थापित हुआ। फिर तीसरा प्रभाव था कि यूरोपीय देशों के प्रभाव से उपनिवेशों में सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहन मिला। सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहन इसलिए मिला कि भाई जो ये मॉडर्न लोग थे, मॉडर्न थिंकिंग थी इनकी, अंग्रेजों की और ये यूरोपीय लोगों की, तो इस प्रकार जो भारतीय जो एशिया के लोग थे उनको भी इस प्रकार का जो है प्रभाव महसूस हुआ कि भाई हमें भी इस प्रकार की थिंकिंग रखनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न देखिए, मुसोलिनी के उत्थान और पतन के कारणों का परीक्षण कीजिए। मुसोलिनी जो है वो इटली का एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री था। ठीक है, 1920 के समय के आसपास, 1920 के आसपास की बात है ये। तो उसके उत्थान और पतन के कारणों का आपको परीक्षण करना है। ठीक, तो पहले देखते हैं उत्थान के क्या कारण थे, वो कैसे उदय हुआ उसका, कैसे वो बना। तो वर्साय की संधि से इटली वासियों में असंतोष होना। वर्साय की संधि क्या था, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले भी बना चुके हैं वर्साय की संधि से रिलेटेड, तो वो आप चैनल पर जाकर देख लेना। ठीक है, तो वर्साय की संधि से इटली वासियों में बहुत ज़्यादा असंतोष हो गया। वैसे डायरेक्ट जो है इस संधि का प्रभाव इटली वासियों पर नहीं पड़ा था, ये इस संधि में इटली की डायरेक्ट बात नहीं थी, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इटली पर बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रभाव पड़ा, तो इसलिए इसमें असंतोष हो गया इटली वासियों को। फिर दूसरा प्रभाव पड़ा कि इटली की आर्थिक अवस्था का सोचने होना, क्योंकि इटली ने बहुत ज़्यादा युद्ध कर लिए थे, मुसोलिनी पे बहुत ज़्यादा, मतलब मुसोलिनी से पहले बहुत ज़्यादा युद्ध होते रहते और पड़ोसी देश इन पर अटैक करते रहते थे, तो इनकी आर्थिक अवस्था का मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। फिर इटली के राष्ट्रवादियों में भी असंतोष हो गया, जो भी यहाँ के लीडर वगैरह थे उनमें असंतोष की भावना की उत्पन्न हो गई। फिर चौथा इसका जो उत्थान का कारण था वो था कि इटली के सैनिकों और विभिन्न वर्गों में जो है असंतोष भी हो गया था। तो फिर पांचवा इसका उत्थान का कारण था मुसोलिनी का कुशल नेतृत्व। बहुत ही कुशल प्रकार का नेतृत्व ये आदमी था, मतलब इसका नेतृत्व काफ़ी कुशल था। तो फिर अब इसका उत्थान हो गया और इसने काफ़ी जो है इटली को आगे ले गए, उनकी इटली का प्रधानमंत्री भी बना था या इटली का, ठीक, चांसलर बना। फिर अब इसके पतन के क्या कारण रहे, ठीक है, वैसे इसकी पूरी अलग ही चैप्टर होता है इटली में, मुसोलिनी का योगदान क्या था वो सारे। फिलहाल हम उत्थान और पतन के कारणों को देख रहे हैं। तो पतन के कारणों में देखिए इटली की सैनिक शक्ति की दुर्बलता, भाई सेना इसकी कमजोर थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अनेक स्थानों पर इटली का पराजित होना, इटली की जनता द्वारा मुसोलिनी का पूर्ण समर्थन नहीं करना और मिस्र राष्ट्रों की सैन्य शक्ति की प्रबलता, मित्र राष्ट्र है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके पतन के कारण हो गए थे, इन कारणों से मुसोलिनी का पतन भी हो गया था, ठीक है, धीरे धीरे करके। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, औद्योगिक क्रांति के दौरान कृषि में हुए परिवर्तनों को लिखिए। औद्योगिक क्रांति का मतलब हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था, ठीक है। औद्योगिक क्रांति मतलब मशीनों का आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होती है, उसमें कृषि को क्या प्रभाव पड़ा। देखिए सर्वप्रथम यार्कशायर के एक अंग्रेज जमींदार जेवटल ने बीज बोने के लिए ड्रिल नामक यंत्र का आविष्कार किया, ठीक है। ड्रिल नामक यंत्र बनाया बीज बोने के लिए, भाई खेती में बीज बोने के लिए जो यंत्र चाहिए उसको, ये ड्रिल का इसने आविष्कार कर दिया। उसके बाद में एक अंग्रेज जमींदार टाउनशेंड ने किसानों की फसलों को बदल बदल कर उपजाने के लाभ समझाए। जो अभी हम फिलहाल ऐसी कृषि करते हैं, भाई एक ही ज़मीन पर एक की जो फसल नहीं बोते हैं, तो इन्होंने भी उस समय ये प्रयोग किया, तो लोगों का लाभ समझाया। फिर 1770 के आसपास रॉबर्ट बेकबल नामक अंग्रेजों ने भेड़ों और गायों की नस्ल सुधारने के लिए प्रयोग प्रारंभ कर दिए। धनी ऑर्थर यंग ने छोटे छोटे जो खुले खेत है उनको मिलाकर बड़े कृषि फार्म बनाने और बड़े फार्मों से मिलने वाले लाभों का विस्तृत विवरण दिया। भाई छोटे छोटे खेतों से कुछ नहीं होता, इन्होंने ये समझाना चालू किया भाई लोगों की, छोटे छोटे खेत में कुछ नहीं होता, हम खेतों से बड़ा फार्म बनाते हैं, सभी को मिला के छोटे छोटे खेतों का, और जो लाभ होगा वो ज़्यादा भी होगा हमें, ठीक है, इससे फायदा होता है। तो इस प्रकार ये कृषि में परिवर्तन हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब औद्योगिक क्रांति के कारण।
आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 है कि फ्रांस की क्रांति में वोल्टेयर और मोंटेस्क्यू का क्या योगदान था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी, तो उसमें इन दोनों की भूमिका हमें पूछी है। फिर फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इसकी जो इसकी भूमिका है। तो मोंटेस्क्यू जो दार्शनिक था वो एक न्यायाधीश का काम करता था, जज था ये। अतः उसने अपने प्रसिद्ध शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और जिसके अनुसार उसने ये विचार किया कि शासन के 3 प्रमुख अंग जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों पृथक पृथक व्यक्तियों के हाथ में रहे। ऐसा करने में तीनों शक्तियाँ एक दूसरे के अधिकारों को सीमित रखेंगी और जनता के अधिकारों की रक्षा करेगी। ठीक है, तो मोंटेस्क्यू का यही कहना था कि जो शक्तियाँ होती है शासन की, वो उसको अलग अलग रखना, अलग अलग हाथों में रखना, यही मतलब अच्छा हित में होगा, सरकार के और जनता के अधिकारों के हित में होगा। ठीक है, फिर वाल्तेयर का इसमें क्या योगदान था। तो वाल्तेयर एक महान लेखक, कृषि दार्शनिक, नाटककार, पत्रकार, आलोचक और व्यंग्यकार था। तो अब ये लोग इतने इसके सारे काम थे, दार्शनिक भी था, पत्रकार भी था, नाटक भी था, ये लिखने का काम करता था। तो उसने अपने व्यंग्यात्मक विचारों को प्रकट करके राजा की निरंकुशता को खुले रूप से निंदनीय और उपहासात्मक बना दिया। मतलब इसने व्यंग्य करना चालू कर दिया राजा के ऊपर, जो राजा था लुई 16वां, उसके ऊपर। फिर उसने सभी प्रकार के शोषण, अंधविश्वास और अत्याचार का विरोध किया। उसने जनता से अपील की कि चर्च और पादरियों के भ्रष्ट जीवन के कारण धर्म जर्जर हो रहा है, इसे अंधविश्वास करना मूर्खता है, मतलब उस पर विश्वास करना मूर्खता ही है। ठीक है, तो ये उनका जो है वाल्तेयर का योगदान था। मतलब ये दार्शनिक टाइप के लोग थे, तो लोगों को समझाते थे, लोगों को मतलब अपने तरफ खींचते थे। फिर आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं कि रूसो पर टिप्पणी लिखी। अब रूसो एक दार्शनिक था। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में आपने इसको पढ़ा होगा। रूसो की जो क्रांतिकारी विचार इसके जाने जाते हैं। तो रूसो एक क्रांतिकारी विचारों को पता, उसकी प्रसिद्ध पुस्तक कॉन्ट्रैक्ट सोशल में मिलता है। वैसे इसकी एक पुस्तक जो फेमस है वो है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक भी पुस्तक रूसो की काफ़ी फेमस बुक है, और उससे भी इसकी जानकारी मिलती है, इसके क्रांतिकारी विचारों की। ठीक है, तो इसकी कॉन्ट्रैक्ट सोशल में इसकी जानकारी मिलती है। इसका प्रकाशन 1762 में हुआ। इसका आधारभूत सिद्धांत यह था कि प्राकृतिक मनुष्य स्वभावतः अच्छा होता है, यानी जो आदमी होता है वो जन्म से या प्रकृति से वो क्या होता है, अच्छा होता है। सभ्यता और संस्थाओं ने उसका पतन कर दिया, मतलब जैसे जैसे वो दुनिया में रहता है। ये दार्शनिक टाइप के लोग थे। ठीक है ना, तो ये लोग ऐसी जो बातें बताते हैं कि भाई सभ्यता और संस्थाओं ने उसका पतन कर दिया। भाई सभ्यता और जैसे जैसे लोग आपस में घुलने मिलने लगे, आपस में रहने लगे, तो उसके उनके जो है अवगुण आने लगे थे। उससे स्वतंत्रता और प्रसन्नता के प्राकृतिक अधिकारों से वंचित कर दिया, परंतु ये सर्वथा जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये रूसो के इसके विचार है। ठीक है, रूसो के। वैसे रूसो अलग से ही पूरी इसके अंदर सीरीज छपती है, पूरी जो है अध्याय पाठ लिखे जाते हैं। अगर आपके पॉलिटिकल साइंस है तो आप इस बात को जानते हैं। बाकी के आगे के प्रश्न दूसरे वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।